कंप्लीट कर लिए? यस सर। चलो गुड। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना काफी सारे, ठीक है? यस सर। We were doing problems from RTU paper of 2017 और यूनिट 2 के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड वाज फ्रॉम लिफ्टिंग मशीन्स एंड द लिफ्टिंग मशीन वाज वर्म एंड वर्म व्हील। और उसके बाद यूनिट 3 के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिफाइन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ये शर्तीय रूप से आएंगे आपके पेपर में। तो आपको डेफिनेशंस और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज लुक एट द वेटेज ऑफ योर मार्क्स और उस हिसाब से उसकी डिस्क्रिप्शन और टाइम उसके ऊपर एलोकेट करो। ऐसा नहीं कि आपको फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बहुत कुछ आता है तो 4, 5, 6 पेज बस लिखते चले जाओ। लुक एट द वेटेज ऑफ मार्क्स एंड देन write your answer. For example, the question is define the angle of friction and angle of repose. This can easily come as a 2-mark question also. आपका जो पैटर्न ऑफ पेपर है वो ऐसा नहीं है जो इसमें दिख रहा है। ये तो अपन पुराने ओल्डर पैटर्न का पेपर देख रहे हैं। आपके पैटर्न में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो थियोरेटिकल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2 मार्क के क्वेश्चन में आने की ज्यादा गुंजाइश है और डेरिवेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 10 मार्क्स में आने की गुंजाइश। तो अब ये डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, you just have to draw a simple line diagram and just write the definition. उसका डेरिवेशन नहीं करना है। आपको ये नहीं प्रूव करना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में हमेशा सेम होते हैं। ये सारी बातें नहीं करनी। जो पूछा कीप योर आंसर शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यू गो एंड रेफर योर नोट्स। तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस अगेन। अपन न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देंगे ज्यादा। ये वाला क्वेश्चन अपन 2019 के पेपर में कवर कर चुके हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ बॉडी एंड अ प्लेन सो दैट द बॉडी में रोल विदाउट स्लिपिंग। ये प्रॉब्लम अपन ने 2019 आरटीयू के पेपर को सॉल्व करते टाइम किया था। तो 19 का जो अपन ने सॉल्यूशन डिस्कस किया है, यू गो एंड रेफर दैट। ऑप्शनल में derive an expression for limiting ratio of tension in a V belt over pulley. V belt आपके सिलेबस में नहीं था, मतलब V belt का सिर्फ थियोरेटिकल डिस्कशन ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड था। हो सकता है कि ये 2017 के सिलेबस में V belt का डिटेल डिस्कशन रहा, लेकिन रेशियो ऑफ लिमिटिंग टेंशन की जो बात आती है, यानी कि T1/T2 इक्वल टू e रेज़ टू पावर म्यू थीटा, ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव करने को कह रहा है आपसे। लेकिन ये एक्सप्रेशन कौन से बेल्ट ड्राइव में आती है? फ्लैट बेल्ट ड्राइव में आती है। वी बेल्ट ड्राइव के लिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज है। तो एनीवे, वी बेल्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो वी एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आपसे अगर पूछा भी जाएगा रेशियो ऑफ टेंशंस का तो फ्लैट बेल्ट के लिए पूछा जाएगा। और अगर बाई चांस, देखो ये भी गुंजाइश होती है, आरटीयू का पेपर सेटिंग का पैटर्न कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पता होना चाहिए आपको कि भाई किस किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? आरटीयू आस्क्स पीपल फ्रॉम अदर कॉलेजेस टू मेक पेपर फॉर इट। जैसे पेपर हमारे पास भी बनाने के लिए आता है, यानी कि आपके पास में रिक्वेस्ट आ जाती है टीचर के पास में कि सर इस सब्जेक्ट का पेपर बना के दे दो। अब वो टीचर जो पेपर बना देता है वो पेपर की स्क्रूटनी ज्यादा नहीं होती है। ये ब्लाइंडली उस पेपर को खोलते हैं और उसको प्रिंट कर करके आगे बच्चों को पास कर देते हैं, यानी कि पेपर बन के आपके सामने आ जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक्स रह जाती हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो इस तरह की खूब सारी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। अभी इस वाले पेपर में ही देखना आप, एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी इस पेपर में। 2017 का आरटीयू का पेपर है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है? अभी अपन आज ही देखेंगे कि इन्होंने क्या किया।
ये देखो यूनिट 5 का एक क्वेश्चन था, 5 का बी पार्ट, इन्होंने क्वेश्चन देने की बजाय आंसर ही दे दिया। कैन यू इमेजिन सच अ बिग ब्लंडर? इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन क्वेश्चन पेपर। अब अपन किस पे ब्लेम वेम नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट सिंपली सेइंग दैट यू हैव टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट कि भाई पता नहीं पेपर में क्या मिस्टेक आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि आपसे हो सकता है वी बेल्ट का क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या करते हैं पेपर सेटर्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं, बोलते हैं कि भाई सिलेबस तो सेम ही है ना, ऑलमोस्ट सेम है, तो जो रिपीट क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको उठा करके डाल दो। जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2019 के पेपर में 2017 का क्वेश्चन रिपीट किया था उन्होंने। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये क्वेश्चन आप देखोगे अगेन फ्रॉम 2019 पेपर, यानी कि रिपीट कब हुआ है, 2019 में रिपीट हुआ है, 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अपन उल्टा चल रहे हैं ना, पहले अपन ने 2019 का सॉल्व किया, 2018 का सॉल्व किया, और अब अपन 2017 का सॉल्व कर रहे हैं। तो 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है जो 2019 में रिपीट हुआ, 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है जो कि 2019 में फिर रिपीट हुआ, और भी ऐसे खूब रिपीटेशन इसमें अपन ने देखे। ये क्वेश्चन तो खैर इसका यूनिक था। और ये देखो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया जो कि पहले से 2017 में पूछा गया। तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाता है और आपके रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए ये एक और अच्छी बात है कि यू शुड, आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आरटीयू के अंदर खासकर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप अभी थर्ड सेम में हो, आगे आने वाले सारे सेमेस्टर्स में आप ये मान के चलना, दोज हु आर सीरियस अबाउट स्कोरिंग इन आरटीयू, ठीक है, कि आरटीयू के 5 साल के पेपर के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन फाइनल करनी है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 5 साल का पेपर अगर आप सॉल्व करके एग्जाम देने जाते हो तो आपको बहुत कन्वीनियंटली 2 या 3 क्वेश्चन तो मिनिमम रिपीटेड मिल जाएंगे, और उसको सॉल्व करने में आपको क्षण भर भी नहीं लगेगा। आराम से सॉल्व करो क्योंकि आपका पहले से ही वो प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये अपन एक अच्छा काम कर रहे हैं, दैट वी आर सॉल्विंग द पेपर्स। 2019 हो गया है, 18 हो गया है, और अभी अपना 17वां साल का 2017 का पेपर सॉल्व हो रहा है। ओके, एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि अभी क्वेश्चन रिपीट हो जाए और गलती से ये क्वेश्चन उठ के आ जाए वी बेल्ट का, क्या करोगे आप? मैं आपसे सिलेबस की बात पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया आपके पास में, आप इस क्वेश्चन को करोगे कि नहीं करोगे? और ये सपोज करो कि ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है आपको करना, क्योंकि ये देखा था आपने, ये वाला जो रोलर और इंक्लाइंड प्लेन का था, दिस क्वेश्चन वाज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, और ये एवरेज स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सपोज दैट यू आर इन अ सिचुएशन जिसमें ये 8 नंबर तो आपको मिल नहीं सकते, फिर आपने ये सेकंड ऑप्शन देखा और में देखा कि आपका ये क्वेश्चन आपको आता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने देखा कि वी बेल्ट का पूछ लिया और वी बेल्ट आपके सिलेबस में नहीं है, क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पूछ रहा हूँ आपसे। सर फ्लैट बेल्ट का डेरिवेशन करके आ जाएंगे। बिल्कुल, यही करना है। आपके फ्लैट बेल्ट आपके सिलेबस में है, तो फ्लैट बेल्ट का डेरिवेशन कर, एंड बिलीव मी यू विल गेट योर मार्क्स, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन तो स्टैंडर्ड है, मेरे नोट्स में आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डेरिवेशन अपन अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, यू गो एंड लुक इट अप इन द नोट्स। ये आपको वैसे भी प्रैक्टिस करनी है और याद करना है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड ड्रॉप्स continuously from a hooper, hooper नहीं बोलते हैं इसको, हॉपर बोलते हैं, बट एनीवे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो समझना है कि क्या चीज है।
sand is dropping from a hopper onto a moving belt as shown in figure. ये क्वेश्चन अपन क्लासरूम में करते हैं, किसी को याद है क्या? Those people who have been following lectures regularly, ये क्वेश्चन अपन क्लासरूम में कर चुके हैं और ये डीपी शर्मा का क्वेश्चन है। ये डीपी शर्मा की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट फिगर भी वही है। What force and power are required to keep the belt moving at a constant speed? ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके अंदर से मिट्टी धीरे धीरे इस पे डाली जा रही है, ठीक है, और the rate at which the mass of the sand is being added to the belt is dm by dt, यहाँ पे दे रखा है। बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे मिट्टी बेल्ट के ऊपर भरती जा रही है, बेल्ट आगे को मिट्टी को लेता तो जा रहा है और यहाँ से फ्रेश मिट्टी भरती भी जा रही है, बट कंटिन्यूअसली द मास ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। डू यू एग्री और नॉट? आप मिट्टी ऊपर से अगर कंटिन्यूअसली डालते रहो और बेल्ट उसको लेके आगे जाता रहे, तो टाइम बीतने के साथ साथ इस बेल्ट के ऊपर जो वेट पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वेट बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, ये बताओ। Is the mass increasing with time or not? यस सर। ठीक है, अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये कौन से पार्ट से आता है? ये अगर आप देखो तो सिस्टम विद वेरिएबल मास, ये एक पूरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था और इसके लिए एक पूरा सेपरेट नोट्स का सेट आपके लिए बनाया हुआ है। नोट्स नंबर 26, लेक्चर नंबर 26 के नाम से जो नोट्स का सेट है, उसमें आपको ये पूरे टॉपिक्स कवर्ड है। सिस्टम विद वेरिएबल मास मतलब जहाँ पे मास आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। तो इसमें दो ऑल्टरनेटिव्स थे, एक तो था सिस्टम विद वेरिएबल मास इन विच मास इज लूजिंग मास सिस्टम, एंड सिस्टम विद वेरिएबल मास वेयर मास इज बीइंग गेन्ड, यानी कि गेनिंग मास सिस्टम। तो ये कौन से वाले टाइप का सिस्टम हो गया? आप अभी जो पेपर में क्वेश्चन देख रहे हैं, ये गेनिंग मास सिस्टम है या लूजिंग मास सिस्टम? गेनिंग मास। गेनिंग मास का सिस्टम है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स पे जाकर के एक बार चेक करिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें। जैसा मैंने आपको कहा था, आइडियली यू गाइस शुड बी रिमेंबरिंग द फॉर्मूले फॉर एवरी टिपिकल सिनारियो। जैसे गेनिंग मास का एक फॉर्मूला है, लूजिंग मास का एक फॉर्मूला है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, उससे रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे, दैट शुड बी रिमेंबर्ड बाय। तो सिस्टम विद गेनिंग मास का ये देखो, एक बार इसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। ये बोलता है कि एक m मास जो है वो तो v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब देखो आपके फॉर्मूले में u आता है, v आता है, v रिलेटिव आता है, m आता है, dm by dt आता है, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सारे जो फिगर है, u किसकी स्पीड है, v किसकी स्पीड है, m और dm by dt कहाँ पे लग रहे हैं, और ये dv by dt किसका एक्सेलरेशन है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला रट लोगे तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। यू शुड नो द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वेरिएबल्स सिटिंग इन द फॉर्मूला आर गोइंग टू बी यूज्ड। तो अब इस फिगर को देखो, m मास का एक सिस्टम ऑलरेडी v वेलोसिटी से आगे को चल रहा है। अब पीछे से एक छोटा सा मास u वेलोसिटी से आता है और ये आकर के इस m के अंदर जुड़ जाता है। तो यहां पर आप ये मान लो कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल स्टेट नंबर 1 और स्टेट नंबर 2 के बीच में छोटा सा टाइम इंटरवल dt पास हो गया है। dt टाइम गुजरने से पहले dm और m अलग अलग मासेस थे, और dt टाइम गुजरने के बाद m dm एक मास हो गए, और आप ये मान रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई छोटा सा भी पार्टिकल आकर के आपकी चलती हुई गाड़ी से टकरा जाए तो आपकी मोमेंटम में चेंज होगा, वेलोसिटी में हल्का सा चेंज होगा, तो आपका मोमेंटम चेंज हो गया। नाउ द मास इज m प्लस dm एंड द वेलोसिटी इज v प्लस dv, ठीक है। तो अब इसमें एक फॉर्मूला है जो आपके सारे चीजों के लिए कॉमनली एप्लीकेबल है। तो दिस बॉक्स्ड फॉर्मूला हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय। अब इसको याद करने का भी एक सिंपल तरीका बता, देखो यहाँ पर माइनस बी रिलेटिव dm by dt है और
लूजिंग मास वाले में जाएंगे तो भी माइनस v रिलेटिव dm/dt। तो यानी कि आपको दो फॉर्मूले सिखाए गए थे और दोनों एक तरह से बात करी जाए तो सेम है। लेट अस लुक एट हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। दो केसेस हैं, लूजिंग मास, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू m dv/dt माइनस v रिलेटिव इंटू dm/dt। दूसरा फॉर्मूला है गेनिंग मास का, और जैसा मैंने आपको डेरिवेशन कराया था उस हिसाब से आपका पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला डिट्टो सेम है। सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि F इज इक्वल टू m dv/dt माइनस dm/dt भी यहाँ पर है। बस सिर्फ ये वी आर की जगह आप क्या यूज कर लेते हो, u माइनस v। एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये रिलेटिव वेलोसिटी u माइनस v कहां से आए। अब आप इसको देखो, पीछे से कोई अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, लेट अस गो बैक टू आवर पेज में, यहाँ पर आपको दूसरा फिगर होगा। एक पार्टिकल आपका पीछे से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक बड़ा पार्टिकल आपका 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2? बताइए। ये v12 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू टू। अगर मैं v21 लिखता हूं तो होता है वेलोसिटी ऑफ टू रिलेटिव टू वन। ठीक है, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2? यही है आपका वी आर या रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है बताइए। रिलेटिव वेलोसिटी का सारा हिसाब किताब भूल गए क्या अपन? कुछ लॉजिक तो होगा, कुछ लॉजिक से बता दो कि भाई पीछे से एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, उसके आगे एक आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो आगे वाले आदमी को पीछे वाला आदमी कितनी रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा? यही है v12 का मतलब। नहीं पता? 6। इट इज 4 - 2 किलोमीटर पर आवर। भाई अब देखो, आगे वाला आदमी तो ऑलरेडी 2 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है ना, तो पीछे वाला आदमी उसको किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? 6 से आता हुआ थोड़ी दिखाई देगा, उसको तेज आता हुआ थोड़ी दिखाई देगा। तेज कब होगा? जब ये आदमी इधर को चल रहा हो 2 किलोमीटर पर आवर से, तब इसका 6 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस। है ना। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा यही होता है। अगर आपको मैं कोई इमेज नहीं दूं, ठीक है, एक और अच्छा सिंपल तरीका बताता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी को डील करने का। आपको अगर कोई ये बोले देयर आर टू पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, आपको अब ये भी कोई नहीं बोल रहा कि पार्टिकल 1 किधर जा रहा है, पार्टिकल 2 किधर जा रहा है, आपको कोई फिगर भी नहीं दे रखा, कुछ नहीं बोल रहा, बस आपसे ये पूछा पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 आर ट्रैवलिंग इन स्पेस, the velocity of particle 1 is v1 vector, velocity of particle 2 is v2 vector. What is the relative velocity of particle 1 with respect to particle 2? बस ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब पूरी वेक्टर मैथमेटिक्स में बात हो गई। तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके एक ही चीज करनी है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 with respect to particle 2 is always the difference of the first minus the second.
ठीक है। और अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि v21, तो आपको सिंपल एक काम कर देना, आप बोलना कि आप मेरे से 2 का 1 के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, तो मैं 2 की वेलोसिटी में से 1 की वेलोसिटी को माइनस करूंगा, बस इतना सा काम। ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को वापस से देखो। 4 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। अब जवाब देना आसान हो गया ना, दोनों का डायरेक्शन एक ही है वेक्टर्स का, तो अब अपन को वेक्टर वेक्टर खेलने की जरूरत भी नहीं है, आप तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड में बात करो। भाई वेक्टर का खेल कब आता है, जब एक की वेलोसिटी तो कोई हो और दूसरे की वेलोसिटी कोई हो, तब जाकर के आप वेक्टर मैकेनिक्स का यूज करोगे। अब यहाँ तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो वेक्टर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बोलो राइट साइड में है दोनों। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू? इट इज सिंपली 4 - 2, यानी कि फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी है 4, सेकंड की वेलोसिटी कितनी है 2। अब सपोज करो कि 2 किलोमीटर पर आवर सेकंड की वेलोसिटी पीछे को है, तो क्या ये फॉर्मूला चेंज होगा क्या, ये वाला? तो अब आपको पता है आपके लॉजिक के हिसाब से कि अब जो वेलोसिटी होगी वो 4 + 2 होगी, क्योंकि अब दोनों ऑपोजिट में चल रहे हैं। ठीक है। तो क्या मैं इस माइनस साइन को प्लस करूं क्या, जब ऑब्जेक्ट उल्टी चल रही हो तो? नहीं सर। करना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 1 वेक्टर क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है, और वेलोसिटी 2 वेक्टर क्या है, इट इज -2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। अब फॉर्मूला अभी भी वही है, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर ही है आपका v12, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी। So this will become 4 minus -2 and therefore you get 6। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल खेल, अगर डायरेक्शन सेम हो। अब डायरेक्शन उल्टा हो जाए तो फिर ऑब्वियसली देन यू हैव टू मेक वेक्टर्स एंड वेक्टर ट्रायंगल्स। तो अपन अभी उतना डिटेल में वापस रिवीजन नहीं कर रहे, अपन तो अभी अपने फिलहाल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो अपन ने ये देखा कि लूजिंग मास का सिस्टम हो चाहे गेनिंग मास का सिस्टम हो, फॉर्मूला दोनों में सेम है। बस सिर्फ एक इतना एडिशनल आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि यहाँ पर वी आर लिखने की बजाय वी आर का एक्चुअल कन्वर्जन लिख लो, कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज गोइंग टू जॉइन, यानी कि जो पार्टिकल अब आपके मेन सिस्टम में जुड़ने जा रहा है उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू आगे वाले की क्या है, तो वो सीधे सीधे u - v हो गई। तो आप अभी भी रिलेटिव वेलोसिटी की लिख रहे हो। when you are writing u minus v, you are actually writing relative velocity only, लेकिन आपको u minus v के टर्म्स में इसको लिखना है गेनिंग मास के सिस्टम में, क्योंकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में इससे ज्यादा आसानी होगी। एनीवे, तो अब अपने को ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। व्हाट फोर्स एंड पावर आर रिक्वायर्ड टू कीप द बेल्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हिच इज गिवन एज v। तो आपको इस f की वैल्यू निकालनी। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूले का एप्लीकेशन। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि फिगर के साथ में ही अपन इसको देख सके। F इज इक्वल टू m dv/dt माइनस u माइनस v इंटू dm/dt। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और आपसे सीधे सीधे फोर्स ही तो पूछ रहा है, तो फोर्स का ही फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा m क्या है, m क्या चीज है इसमें बताओ, किसके मास की बात है m? अब ऐसे केस में मैंने आपको कहा था कि ये एक छोटा सा फिगर याद रखना। ठीक है। सैंड जो है
वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ऐड हो रहा है आपके सिस्टम में, यहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है। तो सैंड को तो डीएम मानो, सैंड जो है चूंकि वो पीछे से आके ऐड हो रहा है तो वो डीएम हो गया, ठीक है। आपके फिगर में ये डीएम जो आ रहा है सिस्टम में ऐड होने के लिए, ये सैंड हो गया। तो एम क्या है? बताओ, व्हाट इज एम? एम है जो ऑलरेडी मास आपके बेल्ट के ऊपर गिर गया, वो है एम। तो एम कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है सर। इट इज चेंजिंग, क्योंकि हर डीटी सेकेंड या हर डीटी टाइम के बाद डीएम 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 ऐड हो गए, और पहले एम था तो डीटी टाइम के बाद एम प्लस डीएम हो गया, और डीटी टाइम के बाद एम प्लस टू डीएम हो गया। तो मास इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो ये वेरिएबल मास है, ये कोई बात नहीं, इसको वेरिएबल रहने दो। अब मेरे को ये बताओ, डीवी बाई डी टी क्या है आपके प्रॉब्लम में? व्हाट इज डीवी बाई डी टी? सबसे पहले तो ये याद रखना, दो वेलोसिटीज है इसमें, एक तो u है और एक v है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि u जो है वो पीछे से ऐड होने जो मास आ रहा है उसकी वेलोसिटी है, और v जो है वो मेन सिस्टम की वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब आप अपने फिगर में देखें, तो ये जो v है ये है मेन सिस्टम की वेलोसिटी, और सैंड कितनी स्पीड से ऐड हो रहा है वो वेलोसिटी है u। लेकिन अब आपको जैसा फिगर में दिख रहा है u का डायरेक्शन क्या है? नीचे को है, ठीक है। और आपके जो फॉर्मूले का डेरिवेशन किया गया था उसमें क्या किया था अपन ने? उसमें अपन ने कहा था कि u और v का एक ही डायरेक्शन, तो पीछे से आ रही ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v, सॉरी u, और मेन सिस्टम की वेलोसिटी v है, देन दे आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन, तब जाकर के ये फॉर्मूला एप्लीकेबल। एनीवे, अब अपन पहले तो ये देखें, मेरे को ये क्लियर करो कि डीवी बाई डी टी क्या चीज है आपके सिस्टम। कैन यू गिव अ वैल्यू ऑफ डीवी बाई डी टी? अच्छा, एक ये चीज समझ लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेल्ट हैज टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो v क्या कांस्टेंट है क्या? पहले तो ये बताओ v कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। अगर v कांस्टेंट है तो dv बाई dt क्या होगा? 0। इट इज 0। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया? चूंकि dv बाई dt 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि बेल्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, सो v इज अ कांस्टेंट, एंड देयरफॉर dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इट इज 0। तो अगर ये 0 हो गई तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब आपके क्या बचा? f इज इक्वल टू माइनस u माइनस b dm बाई dt। अब इतना सा रह गया आपका f, आपको f निकालना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, सैंड तो गिर रही है नीचे को और सिस्टम मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पर अपन को एक और चीज आसान हो जाएगी, आपके जब u और v दोनों एक डायरेक्शन में हो तब आप u माइनस v कर सकते हो, लेकिन अगर u तो हो वर्टिकली डाउनवर्ड्स और v तो हो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड्स, तो इसमें u की वैल्यू बन जाएगी 0। ऐसा क्यों? u विल बिकम 0। इसका रीजन ये है, आप इस फॉर्मूले को
अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, और अगर कोई भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल नहीं है तो, और अगर वो वर्टिकल है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? भाई अगर कोई चीज टेढ़ी है तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये तो मानते हो ना? यस सर। और अगर कोई चीज सीधे वर्टिकली खड़ी है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? तो 0। 0। 0। तो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज को लेकर के इस फॉर्मूले पे गेम खेलना है, ठीक है? तो अगर आपकी इनकमिंग मास की वेलोसिटी का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है तो u की वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई? इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जो u बैठा है वो एक्चुअली आपसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग मास। आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग मास है ही नहीं, आपकी इनकमिंग मास की वर्टिकल वेलोसिटी है। तो इसीलिए आप यहां इस फॉर्मूले में u को 0 लेंगे, ठीक है? अब मैं आपको इसी तरीके से एक दूसरा हाइपोथेटिकल सिनारियो लेके बताता हूं जिससे आपको चीज क्लियर हो जाएगी। एक टेबल है, टेबल के ऊपर आयरन डस्ट रखी हुई है। आयरन डस्ट जानते हो ना, आयरन फिलिंग्स जो होती है, आयरन फिलिंग तो जानते हो ना, लोहे का भूरा। यस सर। अब मैं इस पुली सिस्टम को वर्टिकल बना रहा हूं, और ये जो बेल्ट मैंने लगाई है ये मैग्नेटिक है। तो अब क्या हो रहा है, ये बेल्ट जैसे जैसे यहां से मूव करती जाएगी, ये क्या होगा, आयरन फिलिंग मैग्नेटिज्म के कारण इस पर चिपकता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये बेल्ट आगे को मूव होगी आपकी आयरन फिलिंग इसमें ऐड होती चली जाएगी। एक नया सिनेरियो बना दिया, और खेल बिल्कुल वही का वही है जो आपका अभी प्रॉब्लम बोल रहा है, बस मैंने पूरे सिस्टम को वर्टिकल बना दिया। एंड नाउ द वेलोसिटी ऑफ योर बेल्ट इज लाइक दिस, but the iron fillings are getting added in the horizontal direction. तो अब आपका ये जो फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू एम डी बी बाई डी टी माइनस यू माइनस बी डी एम बाई डी टी। इस फॉर्मूले में अब ये जो u और v जो हैं ये दोनों वर्टिकल वेलोसिटीज हैं, क्योंकि आपका मेन सिस्टम वर्टिकल वेलोसिटी रखता है। तो अगर आपकी मास जो कि ऐड होने आ रही है उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं है तो फिर से यू 0 हो जाएगा। समझ में आया आपको? यस सर। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। अगर आपकी सिस्टम को ऐसे बना दो, v वेलोसिटी से चल रहा है, हॉपर तो है लेकिन हॉपर का नोजल ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है? द इंक्लिनेशन ऑफ द nozzle with the horizontal is given as theta, and now the sand is filled inside the hopper, ठीक है? तो अब जो है सैंड आपकी कैसे ऐड हो रही है, क्यों ऐड हो रही है, ना तो हॉरिजॉन्टल ऐड हो रही है ना वर्टिकल ऐड हो रही है। वापस से ये फॉर्मूला आएगा आपके पास F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी माइनस यू माइनस बी डी एम बाई डी टी। अब मेरे को ये बताओ इसमें u की वैल्यू क्या यू cos थीटा। है? यस, वेरी गुड। नाउ वेलोसिटी v तो v ही रहेगी क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन अब चूंकि आपका मेन सिस्टम हॉरिजॉन्टल है तो आपको सारी वेलोसिटीज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर ही इस फॉर्मूले को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब आप ये पूछोगे कि इनकमिंग मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं है साहब। वर्टिकल है क्या? नहीं है, टेढ़ी है। तो कोई बात नहीं,
टेढ़ी वाली चीज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वो बता दो, सो दैट बिकम्स u cos थीटा, दैट हैज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ u। अब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया क्या एडिंग मास के लिए? यस सर। तो अब अपन अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये देखिए u आपका 0 हो गया है यहाँ पे, u इज 0। अब क्या रह गया आप बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? इसमें देख के बताओ फोर्स कितनी है आपकी। V dm/dt। v dm/dt, दैट्स इट। ठीक है, so by simple application of your knowledge of relative velocity and the formula that you have already remembered, the force required to keep this belt continuously moving at a constant velocity v while the sand is getting added continuously is simply v dm upon dt। ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। अब यह एक चीज और पूछता है, व्हाट इज द फोर्स एंड पावर? पावर कितनी है, पावर कितनी चाहिए? अगर आपको कोई बोलता है कि किसी चीज को चलाते रहने के लिए मेरे को इतनी फोर्स लगानी पड़ रही है, और इमिडिएटली कोई पूछ ले कि तो कितनी पावर लगा रहे हो, क्या आंसर होगा? भाई देखो, ये एक दूसरा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो रट लेना है। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। रोटेशन में पावर की बात करें, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। देख लो क्या किया है, फोर्स की जगह पे रोटेशनल टॉर्क होता है, लीनियर वेलोसिटी की जगह रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी। बट पावर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी और टॉर्क एंड एंगुलर, दैट्स इट। ठीक है, अब बता दो इसका आंसर क्या है। अगर फोर्स that has to be continuously applied is v dm by dt, what is power? कितनी वेलोसिटी वी पे चला रहे स्क्वायर हो डी एम सिस्टम को, बाई डी। बस। भाई एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आप सिस्टम को चला रहे हो ना, v वेलोसिटी से, और फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हो v dm by dt, तो पावर क्या हो गई? सीधे सीधे इस फोर्स को v से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट सिंपली बिकम्स v स्क्वायर dm by dt, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया आपके एडिंग मास का। ओके, अपनी आज की क्लास कितने बजे तक है? 9:35 तक ही है ना? यस सर। ठीक है, अब ये देखो, यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इफ यू लुक एट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, ये आपके प्रोजेक्टाइल मोशन और जितने भी दूसरे टॉपिक्स भी सारे ले लो, तो उन सब में से डेरिवेशंस बहुत कॉमनली पूछे जा रहे हैं। ये डेरिवेशन है कि नहीं? रेंज का डेरिवेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन हैं ये। आप नोट्स में जाकर के ये सारे डेरिवेशन एज इट इज याद करोगे, इसको रटने हैं इसके डेरिवेशन, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन में मिनिमम टाइम लगे आपका एग्जाम में, मिनिमम टाइम। वहां पे जाकर के दिमाग लगाने का टाइम नहीं है अपने पास, दिमाग लगा के समझने का काम सब अपन ने कर लिया, या उसका टाइम अब निकल गया। अब आपको याद करने हैं फॉर्मूले, डेरिवेशन, टिप्स पे होने चाहिए, ताकि इन जगहों पे टाइम कम कंज्यूम हो, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आए जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़े, टाइम कंज्यूम करना पड़े, वहां पर आप शांति से और तसल्ली से अपना काम करें। ठीक है, एंड वंस अगेन यूनिट 4 का ये जो क्वेश्चन है, अ स्फीयर इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, अगेन रिपीटेड फ्रॉम 2019 पेपर, या फिर मैं उल्टा कहूंगा 2019 के पेपर में अपन ने इसको कर लिया है क्वेश्चन को, लेकिन ये पेपर 19 का क्वेश्चन जो था वो भी 17 के पेपर से उठा के डाला गया था, तो ये भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन 2019 पेपर, तो आप उसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है।
ऑप्शनल में था डिफाइंड एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। ये क्या है भाई, मुझको जरा बता दो ऐसे ही में। अच्छा, इससे पहले ये बता दूं, ये क्वेश्चन भी 2019 का। देखो कितना रिपीटेशन होता है, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिपीटेशन। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, 2019 का पेपर तो ऑलमोस्ट किसी बंदे ने 2017 से पूरा ही कॉपी किया है। इतना ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ये भी आप 2019 के पेपर में डिस्कशन में देखें। ये बताओ भैया क्या, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। क्या लिखोगे इसमें? 8 नंबर का क्वेश्चन और है, ये देख लो। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, बट यू थिंक अबाउट इट। ठीक है भाई, आप ये मान के चलो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यू हैव टू बी रेडी। क्या करोगे? अभी जैसे आप लोग साइलेंट हो, उस हिसाब से तो मेरे को यह जवाब मिलता है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे कि इसको। क्या है? रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सर ये भी इसमें किया हुआ है ना सर? सर ये भी किया था 2019 वाले पेपर में। ये था क्या? हाँ सर, ये वाला था ना। अच्छा, मेरे को याद नहीं है, मे बी। तो क्या है, बताओ आंसर। सर शायद सर वेलोसिटी थी सर, वेलोसिटी आ रही थी सर 8 g/, √8 g//11 टाइप से सर, ऐसे कुछ। नहीं, ये फिगर बोल रहे हो क्या आप? हाँ ये सर, इस वाले की बोल रहा हूँ सर। हाँ, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना, 2019 का क्वेश्चन है। यस सर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ऊपर वाला, डिफाइंड एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। न्यूटन का सिद्धांत रोटेशनल मोशन पे कैसे लगाओगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तो। दिस इज एन 8 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सोचना, अभी घर पे किताब उठा करके देखो, नोट्स उठा करके देखो, जो भी आप थोड़ी सी अपने खुद की इन्वेस्टिगेशन करो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। ठीक है, आज अपन लेक्चर यही स्टॉप कर देते हैं।